नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, तकरीबन 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। एक्चुअली इसके पीछे क्या है कि कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। क्या मुझे मोटिवेशन देती है वो आपको भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं, उस मैटर पे नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं मैं डाल रहा था, क्योंकि ये चीज़ें आप भी समझते हैं कि अगर सामने वाले को व्यूज़ नहीं मिलती है या उस कदर जो वो डिज़र्व करता है तो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। जैसा कि आपको आती है कि अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलती है और आप डिज़र्व करते हैं, आप निकालने की काबिलियत रखते हैं एग्ज़ाम को, अगर आपसे नहीं निकल रही है किसी वजह से, हो सकता है कि एग्ज़ाम डिले हो या हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, तो फ्रस्ट्रेशन तो आ जाती है। बट उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। आज अपन बात करने वाले हैं कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कि पिछली बार मैं एनटीपीसी के रिगार्डिंग आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताया था कि कैसे आपको पढ़नी है, तो इस वीडियो में आज अपन आरआरसी ग्रुप डी के स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि सर आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो स्ट्रेटजी है वो भी प्रॉपर बता दीजिए। ठीक है, तो अपन आज आरआरसी ग्रुप डी के जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब आपका एग्ज़ाम होगा उसके रिस्पेक्ट में कैसे हम अपना स्ट्रेटजी को रखें या किस तरह से पढ़ाई करें कि आपका ग्रुप डी का कम से कम जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है, अपन लोग हाई लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट क्या है कि अभी अपन लोगों को एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको रिस्पेक्ट में लेके बात कर रहा हूँ, मैं तो क्लियर कर चुका हूँ, तो वो अलग मैटर है। मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आप कैसे अपने फाउंडेशन को क्लियर करेंगे, यानी कि ग्रुप डी के बाद आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आज आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको मिनिमम मैं बताऊँ तो अभी एग्ज़ाम में अप्रैल तक तो जिस तरह से चीज़ें चल रही है, जिस तरह से आगे और भी एग्ज़ाम होने हैं, आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने हैं, मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम होने हैं, उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो आपका अप्रैल तक तो नहीं दिख रहा है एग्ज़ाम। अगर अप्रैल के लास्ट में शुरू हो जाता है तो वो खुशकिस्मती आप कह सकते हैं कि इतना जल्दी वो एग्ज़ाम लेगा। यानी कि मई में मुझे संभावना लग रही है कि आपका एग्ज़ाम मई में जा सकता है। ठीक है, मई में जा सकता है। अब ये मई में एग्ज़ाम जाएगा तो अभी भी आपके पास नवंबर के 15 दिन बचे हुए हैं, दिसंबर के पूरा बचे हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना उधर बच गए हैं। यानी कि 5.5 महीना आपके पास अभी भी टाइम है, और ये सफिशिएंट टाइम है जिसमें कि आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका 0 लेवल भी है तब भी, सिर्फ आप 10वां तक बढ़िया से पढ़ें, तब पर भी अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है अभी उसके लिए, आरआरसी ग्रुप डी के लिए, तब भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। थोड़ा सा आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा पॉज कीजिए, यानी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जिस तरह से बातें करूँगा उसी के अकॉर्डिंग अगर आप बात मतलब कि वर्क करते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें जीके जीएस में, जीके जीएस में, तो ये जो जीके जीएस है कम ही पूछे जाते हैं, और जीके जीएस प्लस करंट भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो करंट, जीके और जीएस, सॉरी जीएस नहीं, यहाँ पे जीके सिर्फ। ठीक है, जनरल साइंस हम अलग से ले लेते हैं। जीके यानी कि जनरल नॉलेज, ठीक है, और करंट अफेयर्स मिला के आपको मैक्सिमम कितना क्वेश्चन, तो 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन, उसमें 10 या 11 भी आप मान के चलो, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के ही ज़्यादा दिखेंगे। जीके के क्वेश्चन बहुत ही कम 4-5 मिलेंगे। ठीक है, 4-5 मिलेंगे। तो जीके के लिए उतना आपको यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीके इतना सिलेबस है कि सभी सिलेबस को भी मिला देना तो उससे ज़्यादा जीके का सिलेबस होता है। तो जीके में जो अभी तक आप एक कर सकते हैं ना कि ऊपर से मोटा मोटी पढ़े ना, वही वाला आपको पढ़ना है। जीके में उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आपको कहाँ पे जीएस पे फोकस करनी है, यानी कि जनरल साइंस पे। बात कर लेते हैं जनरल साइंस के कौन से बुक से हम पढ़ें, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा आप कह सकते हैं टॉपिक हो जाता है जिसमें कि प्रॉपर कोई बुक नहीं आता है, या जिससे कह सकते हैं कि लड़े क्वेश्चन। तो जीएस का देखिएगा, मैं जानता हूँ कि आप एनसीईआरटी को बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाते। हालांकि सजेस्ट तो मैं एनसीईआरटी करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं
तो एक महेश बनवाल की बुक आती है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके एनसीईआरटी को ही लिखा गया है। महेश बनवाल आप सर्च करेंगे गूगल में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये जो बता रहा हूँ वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं महेश बनवाल से पैसा लिया हूँ, ठीक है ना भाई। अगर होता तो प्रॉपर उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनता है, ठीक है, तो उसको ले लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी सेट है, तकरीबन आप देखेंगे कि इतनी मोटी बुक तो बन ही जाती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आए हैं साइंस के उससे पढ़िएगा, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को ही सिर्फ पढ़िएगा, जैसे अगर आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में कि जो सोडियम है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो वहाँ पे ऑप्शन से आपने देख लिया कि अच्छा इस ग्रुप का है, इसका आंसर ये होगा, तो आप सिर्फ वही नहीं पढ़ के निकल जाइएगा, आप देखिएगा कि और इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पोटेशियम कौन सा ग्रुप का है, यानी कि आपको पूरा पीरियडिक टेबल रटना है, फिर मतलब एक एक क्वेश्चन से उस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है। समझ में आ रही है ना भाई, कैसे साइंस को पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही है उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ऐसे कभी नहीं पढ़िएगा साइंस, क्योंकि इस तरह से आप फंस जाइएगा। जब भी आप साइंस का क्वेश्चन लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके पूरे टॉपिक को आप थोरोली कोई भी चैनल से, कोई भी बुक से आप उसको गूगल से सर्च करके पढ़िएगा, जब तक सभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूँ कि अगर अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर के फोकस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, आपसे पूछा गया, तो आपका ऑप्शन होगा कि अनंत पे बनती है, ठीक है, ये आंसर होगा। तो अब यही क्वेश्चन पे आपको पॉज नहीं करना है, अब आप अपने मन से इसमें किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि अगर हम सेंटर पे रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख दे तब कहाँ पे बनेगा। तो यानी कि उसके जितने भी कंसेप्ट हैं, एक क्वेश्चन से पूरा एक टॉपिक आपको पढ़नी है, ऐसे साइंस को पढ़नी है, ठीक है ना भाई। और ये महेश बनवाल में ऐसा थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया है, तो महेश बनवाल का ले लेंगे। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आती है साइंस का नहीं पूरे का भी आती है, तो उसमें से साइंस का आप पिक करके इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम काफ़ी है। और ये वाला जो एग्ज़ाम है वो अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर नहीं भी निकलती है, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप भविष्य में और भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं इस तरह से पढ़ने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। गलती से अगर क्वेश्चन रिपीट हो गए तो उसको क्वेश्चन रिपीट नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो वो ये नहीं सोचता है या ये नहीं देखता है कि पिछली साल मैंने पूछा है कि नहीं, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके नहीं बैठता है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन सेट कर दिया और प्रीवियस ईयर से मैच कर गया तो आप कह सकते हैं उसको खुशकिस्मती, लेकिन वो एग्जामिनर इस तरह के माइंडसेट से क्वेश्चन सेट नहीं करता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में जिस तरह के मैं प्रश्न करा रहा हूँ, आप देखते होंगे कि समय समय पे मैं रीजनिंग का लेक्चर लेता हूँ, उसी तरह के प्रश्न को आपको करना है। कैसे कैसे प्रश्न आपको करने हैं ये आप प्रीवियस कुछ लेक्चर मेरा देखेंगे, उसमें मैं रीजनिंग कराता हूँ। एग्जैक्टली मैं बताऊँ कि वही पैटर्न है जो मैं सर्सन रीजन का क्वेश्चन कराता हूँ। जिस तरह से मैं लॉजिकली सोचने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों होता, ठीक है ना। मैं एक एक क्वेश्चन जब कराता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो आंसर कैसे वेरी कर सकता था। तो इस तरह से आपको रीजनिंग में सोचना है। देखिए भाई, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ है। अगर आप ये सोच के कंपटीशन दे रहे हैं कि ये ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है, तो ये पहले जैसा नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि ग्रुप डी का एग्जाम है, अब आपको ग्रुप डी का और सीजीएल का लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन मिलेगा। वो अलग बात है कि उसमें मैथ्स का अलग लेवल होता है, लेकिन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, या साइंस में तो ग्रुप डी का लेवल सीजीएल के पीटी से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो करेंट अफेयर्स है ये ग्रुप डी का लेवल ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि सीजीएल जो कि कई बार ऑफिसर बना देते हैं, कई बार क्या उसमें बहुत सारे पोस्ट ऑफिसर के भी होते हैं, और एक ग्रुप डी का पोस्ट, इसका लेवल साइंस का उतना नहीं है जितना मतलब ग्रुप डी का लेवल इतना है जितना कि सीजीएल का लेवल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरह के एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम किसी भी तरीके का हो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मैं बता दिया क्या
कि रीजनिंग में पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैं आपको एक वीडियो के सैंपल जो है वो आप देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले अपलोड किया गया है मेरा वीडियो रीजनिंग का, उससे देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, रीजनिंग कहाँ से बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रीजनिंग में हमेशा कहा हूँ कि अगर आप बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो अभी आ रहा है रीजनिंग ना, वो बनाइए, कोई बुक में आता है तो, और नहीं तो ऑनलाइन बनाइए। ऑनलाइन सबसे बेस्ट है रीजनिंग का प्लेटफॉर्म। अगर बुक चाहिए तो बुक जो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी का हो या ग्रुप डी का हो या जितने रेलवे में जितने एग्ज़ाम हुए 18 के अराउंड में, 18 से 20 के बीच जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको लगाइए प्रीवियस ईयर वाला। या आप कोई भी ओलिव बोर्ड हो या अड्डा हो या जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर, सभी एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये लगाइएगा, ठीक है ना। क्या, रीजनिंग। अब मैथ्स पे चर्चा करते हैं। मैथ्स, इसमें कोई भी मतलब कि इसमें तिकड़म नहीं पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि कुछ जो टॉपिक मैंने बताया है मैथ्स में अर्थमेटिक के, वो अगर आपकी पकड़ उस पे है तो आपका मैथ्स इजली हो जाएगा। मैथ्स काफ़ी मतलब कि इजी आता है। जितने भी इसमें आप कह सकते हैं जीके हुआ, करंट अफेयर्स हुआ या रीजनिंग हुआ या साइंस हुआ, इन सभी के बनस्पत जो आपका मैथ्स है वो काफ़ी इजी होता है। आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो कि चौथा पचमा तक के पढ़ने के लिए आता है, मतलब चौथा पचमा तक के जो बच्चे हैं वो अच्छे खासे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएट पास हैं तो समझ सकते हैं कि मैथ्स इजी आता है। कुछ क्वेश्चन कहाँ पे थोड़ा सा हो जाते हैं लेंदी, मेंसुरेशन के क्वेश्चन। मेंसुरेशन में थोड़ा सा लेंदी इस वजह से हो जाता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें पाई का अगर जो 22/7 है वो अगर नहीं कट रहा है तो मतलब कि गुना भागा करते करते थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेगा, लेकिन कंसेप्ट आपको आता ही रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स पे उतना फोकस नहीं करना है जितना कि आपको इन सभी पे। और मैथ्स पे अगर ठीक है आपका कमज़ोर मैथ्स है तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज आप मजबूत रखिए, आपका मैथ्स आधा सॉल्व हो जाएगा। रेलवे की रिस्पेक्ट में बात करेंगे परसेंटेज, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जो लाभ हानि में भी आपके ये जो ब्याज वगैरह है उसमें भी आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ जाता है। यानी कि मतलब कि यार परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है, आप कह सकते हैं जड़ है। अगर जिसको परसेंटेज आ गया ना, वो मैथ्स का कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको परसेंटेज से ही घुमा फिरा के बना लेता है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर मन में आपके कोई क्वेरी रह गई, डाउट रह गई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।